तो सभी को नमस्ते बच्चों, मैं रवि सर। तो हम लोग आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज चेंज मेथड। याद रखो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हमने पढ़ा था कि इसे मेजर करने के लिए दो तरीका है, एक तो है एक्सपेंडिचर मेथड, राइट, और दूसरा है परसेंटेज चेंज मेथड। हमने कल एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था जिसमें हमने क्या समझा था कि अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक, यानी ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। और जब हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, यानी पहले मान लो हम 8 रुपये खर्च कर रहे थे, अब 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो जब टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन यूनिटरी। और जब हमारा टोटल खर्चा 8 से 6 हो गया, यानी कि कम हो जाता है, हम एक्सपेंडिचर कम करते हैं टोटल वाला प्राइस की वजह से, तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 या लेस देन यूनिटरी। ठीक है, आज हम समझेंगे परसेंटेज चेंज मेथड क्या होता है। सो परसेंटेज चेंज मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कहा जाता है कि भाई परसेंटेज चेंज मेथड जो है वो दुनिया में हर जगह अप्लाई किया जाता है ये चेक करने के लिए कि कितना प्राइस चेंज हुआ तो कितना डिमांड चेंज हुआ। ठीक है, बोलना नहीं, हम लोग पढ़ रहे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मान लो कि कमोडिटी एक्स है, इज मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन। तो इस मेथड के हिसाब से हम लोग जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेक करते हैं, मान लो कोई कमोडिटी एक्स है, तो कैसे चेक करते हैं कि कितना परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, यानी जो एक्स कमोडिटी है उसके डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया है, उसको कंपेयर करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, उस प्रोडक्ट के प्राइस में कितना चेंजेस आया है परसेंटेज में। तो कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ है उसकी तुलना, उसका कंपेरिजन किससे करना है, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में कि कितना परसेंट चेंज हुआ है। राइट, और इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, या मैं कहूँगा ये याद रखो। जैसे परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100। परसेंटेज चेंज लिखा था ना, इसलिए इनटू 100। तो चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100, और उसको पूरा डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस। समझेंगे क्या है थोड़ी देर में। पहली बात तो चेंज इन प्राइस का मतलब होता है कितना प्राइस चेंज हुआ, इनिशियल सॉरी चेंज इन डिमांड का मतलब होता है कितना डिमांड चेंज हुआ, यानी पहले क्या था और अभी क्या है। इनिशियल डिमांड का मतलब होता है पहले डिमांड क्या था। ठीक है, चेंज इन प्राइस का मतलब कितना प्राइस चेंज हो गया है, और इनिशियल प्राइस का मतलब पहले प्राइस क्या था, और इनटू 100 करना है। बाकी ये नीचे की चीजें याद रखो, हम लोग को फॉर्मूला यहाँ तक याद रखना है, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसे समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे अपने आप से खुद से। सपोजिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम, यहाँ पे आइसक्रीम दी हुई है, कह रहे हैं इसका इनिशियल प्राइस कितना है, 4 रुपए है, एंड द इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम इज ₹1, और इनिशियल डिमांड कितना है, ₹1 है। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू रुपीज फॉल्स टू, यानी 4 से रुपया गिर के 2 रुपए पे आ गया, प्राइस जो दाम है 4 रुपए से गिर के 2 रुपए पे आ गया पर कप। डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप, 1 कप से 4 कप डिमांड बढ़ जाता है, 1 कप से 4 कप की तरफ, 4 कप नहीं 4 कप हो जाता है, यानी एक में 3 जोड़ दिया तो 3 कप एक्स्ट्रा, यानी 4 कप ले रहा है। फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज चेंज मेथड। तो हम लोग इसी को समझते हैं, इनिशियल प्राइस कितना था 4, चेंज होने के बाद 2 रुपया है, और इनिशियल डिमांड कितना था 1, चेंज होने के बाद 4 है। तो उसको जरा ऊपर सॉल्व करते हैं, तो इसी फॉर्मूले को बिठाते हैं यहाँ पे। चेंज इन डिमांड का मतलब होता है, बता दो कैसे। चेंज इन डिमांड का मतलब होता है कि अभी डिमांड कितना है, तो अभी डिमांड कितना कर रहा है 4, उसको माइनस करेंगे पहले डिमांड कितना कर रहा था उससे 1, डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड। इनिशियल डिमांड कितना था, वो तो शायद 1 ही था, वापस से कह रहा हूँ। चेंज इन डिमांड कैसे पता करेंगे, कितना डिमांड चेंज हुआ हमें वो पता करना है, अभी कितना है वो नहीं, कितना हुआ है। तो वो कैसे होगा, पहले लिखेंगे जो अभी है, अभी कितना है 4 कप है, यहाँ देखो वापस आता हूँ, अभी कितना डिमांड कर रहा है प्राइस चेंज होने के बाद 4 कप डिमांड कर रहा है, तो 4 कप, और पहले कितना कप डिमांड कर रहा था 1, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे,
यानी जो अभी है डिमांड उसमें से पहले वाला डिमांड माइनस करेंगे, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ बुनना नहीं आया, एक माइनस ऑलरेडी है। चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस का मतलब है अभी प्राइस क्या है, तो अभी प्राइस 2 रुपया है और पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस 4 रुपया था, 4 से 2 हुआ ना, तो इस तरह से लिखेंगे। यानी अभी जो है ऊपर भी हमने वही किया, अभी कितना डिमांड है वो पहले लिखा और बाद में पहले वाला डिमांड माइनस किया। वैसे ही अभी वाला प्राइस कितना है 2 रुपया और पहले वाला प्राइस कितना था 4, उसको माइनस करेंगे। डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस कितना था 4, पहले का प्राइस कितना था 4 था ना, इंटू 100। अब इसे सॉल्व करना है, करो सॉल्व। तो 4 में से 3 गया, मैं इसको यहीं सॉल्व, सॉरी 4 में से 1 गया तो 3, तो 3 बटे, चलो 1 तो रखते हैं, 3 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, राइट। यहाँ माइनस है ये वाला ना, 2 में से 4 गए तो 2 में से 4 गए तो क्या होगा, -2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 इंटू 100। अब अगर आपको मैथ्स आता है तो बटे के नीचे, अगर देखो यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या बोलते हैं इसको, सिंपल नंबर नहीं है ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन वालों को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको जब हम एक लाइन में लाएंगे तो कैसे बनेगा पता है, ये बन जाएगा, एक तो पहले ना 100 से 100 काट दे तो कट ही जाएगा। अब क्या बनेगा, अब बनेगा 3/1 पूरा डिवाइड बाय, चलो पहले ये लिख लेता हूँ और ऊपर भी ले लेता हूँ इसको, 3/1 डिवाइड बाय -2/4, ऐसा बन गया। अब इसको और इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं पता है, इसको और इजी करने के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे -3/1 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये जो है ना ये 2/4, इसको ऊपर ले जाएंगे, 2/4 इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -2, तो क्या बन जाएगा -2 डिवाइड बाय 4। नहीं मैंने गलती कर दी, -2 नहीं बनेगा, सॉरी थोड़ा मैथ्स कमजोर है शायद इसे करेंगे, ऊपर जब जाएगा तो 4 ऊपर हो जाएगा और -2 नीचे हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ऊपर जाने के बाद उल्टा हो जाता है। तो अब इजी है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या निकलता है, 3 चौक 12, देखो ये माइनस था, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 2 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो, सॉरी 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, और 6 आ गया, यानी हमारा आंसर 6 है। 6 आने का मतलब क्या है, ये 1 से ज़्यादा है, ये किससे ज़्यादा है, ये 1 से ज़्यादा है। एक क्या था हमारा यूनिटरी, यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 है, ये देखो यहाँ पे दिया भी होगा शायद, कितना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितना है, ईडी इज 6 या और ग्रेटर देन यूनिटी यानी ग्रेटर देन 1, हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक और दिया हुआ है, सो व्हेन प्राइस ऑफ गुड इज 5 द कंज्यूमर बाय 20 यूनिट्स, ठीक है, जब 5 रुपये प्राइस है तो 20 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, खरीद रहा है। व्हेन प्राइस चेंजेस टू 7 यानी प्राइस 5 से 7 हो गया, द क्वांटिटी परचेज चेंज टू 12, तो ये 20 से 12 यूनिट पे आ गया। कैलकुलेट द प्राइस यूनिट प्राइस, चलो यहीं पे करते हैं, थोड़ा बड़ा करूँ क्या, जो प्राइस है वो 5 से 7 हुआ, 20 से 12 डिमांड हो गया, ओके ध्यान रखेंगे, और बड़ा करूँगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ओह कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, थोड़ा पतला करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, माइनस था यहाँ पे, और क्या था, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड इंटू 100, ये था। और एक्चुअली जो ये माइनस है ना, ये यहाँ नहीं है, ये माइनस था यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे क्या था, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस, ये फॉर्मूला हमारा इंटू 100। तो इसमें भी पुट करते हैं,
वैल्यू कितना बनेगा, चेंज इन डिमांड। तो मैंने क्या कहा, चेंज इन डिमांड में कैसे लिखेंगे, जो अभी डिमांड है उसे लिखेंगे। तो अभी डिमांड कितना है 12 माइनस पहले डिमांड कितना था 20 डिवाइड बाय इनिशियल डिमांड। इनिशियल डिमांड कितना है 20, पहले डिमांड 20 था ना, इंटू 100 डिवाइड बाय, यहाँ पे माइनस है पहले से, और चेंज इन प्राइस का क्या होगा, प्राइस अभी कितना है 7 है माइनस 5 पहले वाला प्राइस डिवाइड बाय 5 इनिशियल प्राइस यानी पहले वाला प्राइस। तो पहले 5 रुपया था तो 20 डिमांड हो रहा था, जब 7 रुपया हुआ तो 12 डिमांड होने लगा, राइट, ऐसे ही है, इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो चलो 100 से 100 तो यहीं काट दो, 12 में से 20 गए तो माइनस में आएगा, 12 में से 20 जाता है क्या, नहीं ना, 12 में से माइनस 12 माइनस 20 नहीं होता, तो माइनस में आंसर आएगा, यानी माइनस 8 आंसर आएगा डिवाइड बाय 20, राइट। नीचे क्या बनेगा 7 माइनस 5 2 डिवाइड बाय 5 इंटू तो नहीं है, ठीक। अब सेम इसे ऊपर ले जाएंगे, क्या बनेगा ये, यहाँ पे माइनस है तो -8 डिवाइड बाय 20 इंटू 5 डिवाइड बाय 2। जो 5 है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर की तरफ, और 2 नीचे की तरफ। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, राइट, 8 5 is 40 और 22 is 40, ओह सॉरी थोड़ा नीचे ले लेता, 22 is 40, ध्यान दो 8 बजे 40, 8 5 is 40, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो चुका है, 22 is 40, यानी कि पूरा कट हो गया और ये आ गया 1। तो जब 1 आ गया तो क्या हो गया, इसका मतलब यूनिटरी इलास्टिक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ये बनेगा। देखो यहाँ पे आते हैं, तो बेसिक याद रखेंगे हमेशा। देखो यहाँ पे शायद दिया भी हो, लिखा भी है, इक्वल टू यूनिटी, राइट, थोड़ा मोटा कर देते हैं, इक्वल टू यूनिटी, ऐसे निकालो, देख रहे हो 12 माइनस 20 माइनस 8, ठीक है, एक दो बार देखोगे समझेगा। ये सब पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी थियरी है, राइट, और बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हाँ, यहाँ से समझते हैं अभी आगे। सो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ पे दोनों बातों को पढ़ना है, डिमांड कर्व का स्लोप और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कंपेयर करना है। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है डिफरेंट कॉन्सेप्ट, दिस डिफरेंट इज एज फॉलोज। तो कह रहा है भाई डिमांड जो कर्व होता है वो और इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और उन्हीं डिफरेंट कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे पढ़ना है। कैसे, देखो, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज टोटल चेंज or absolute change in quantity demanded in relation to an absolute change in own price of commodity. Elasticity of demand on other hand shows percentage change in quantity demanded in relation to some percent change in own price of commodity. देखो थोड़ा सा फर्क है, समझने की कोशिश करना। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या दिखाता है कि टोटल चेंज कितना आया है क्वांटिटी डिमांड में प्राइस के चेंज होने की वजह से, सिंपल भाषा में। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, बताता है कि टोटल कितना परसेंटेज चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में ड्यू टू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे जो खेल है वो परसेंटेज का है कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है प्राइस, तो कितना परसेंट डिमांड चेंज हो रहा है। जब परसेंटेज में हम मेजर कर रहे हैं तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जब हम लोग टोटल में मेजर कर रहे हैं फैक्चुअल डाटा पे तो उसे कह रहे हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखो, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ही में डाला गया। कैसे देखो, मान लेते हैं प्राइस 30 था तो डिमांड कितना हो रहा था, 20। सर समझो एक एग्जांपल, डिमांड कितना हो रहा था, 20। जब प्राइस 25 हुआ तो डिमांड बढ़कर कितना हो गया, 30। तो ध्यान दें, तो प्राइस जो है 5 जो है 5 रुपये चेंज हुआ, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हो गया, 10। ये 20 से 30 हो गया, जबकि प्राइस 30 से 25 हुआ, यानी यहाँ पे 5 चेंज आया और यहाँ पे 10 चेंज आया। ठीक है, ओके। तो इसे करते हैं डिमांड कर्व इंडिकेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो हम इस तीनों सिचुएशन को एक ही करके समझेंगे। सिचुएशन 1, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ज्यादा है। कैसे, इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। इट इंप्लाइज दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस। तो ये सिचुएशन हमने पहले ही पढ़ी है कि जब प्राइस गिर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और जब टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। हमने पहले भी पढ़ा था, ध्यान देना। वापस से देखो, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी इंक्रीजेस व्हेन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस, और ठीक है उल्टा भी होगा, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस व्हेन टोटल प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस जब कम हो रहा है तो हम लोग एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, और जब प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर को कम कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर की। तो देखो यहाँ पे, तो पहले प्राइस P था तो डिमांड कितना कर रहे थे, B। प्राइस कम हो गया, P से P1 पे आ गया, तो डिमांड कितना करने लगे, C, यानी खर्चा ज़्यादा करने लगे। कहने का मतलब ये है, खर्चा क्या करने लगे, ज़्यादा करने लगे। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि प्राइस कम हुआ तो हमने डिमांड को बढ़ा लिया, अपने खर्चे को बढ़ा लिया, ज़्यादा बढ़ा दिया। प्राइस कितना कम हुआ, देखो अगर साइज में भी देखोगे, देखो प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हमने डिमांड ज़्यादा करना चालू किया, यानी हमने खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब खर्चा ज़्यादा करते हैं तो उसे कहते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, जैसे यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन, ईडी इज लेस देन 1, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे क्या होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हम कम कर देते हैं। प्राइस कम हो रहा है तो भी कम कर दे रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है तो भी कम कर दे रहे हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, in a situation when total expenditure on commodity is positively related to change in own price of commodity, it implies that total expenditure on commodity also increases when price of commodity increases। क्या कह रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, और कमोडिटी का जब प्राइस कम हो रहा है तो हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो डिक्रीजेस व्हेन वन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस। तो ये सिचुएशन कौन सी है, ये सिचुएशन है लेस देन यूनिटरी डिमांड, यानी इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन 1। देखो कैसे हो रहा है, पहले प्राइस कितना था, P, पहले प्राइस कितना था P, तो डिमांड कितना कर रहे थे, B। अब प्राइस कितना है P1, तो डिमांड कितना कर रहे हैं, C। ध्यान से देखो, प्राइस कितना ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन डिमांड देखो बहुत कम बन रहा है, बहुत कम, यानी कि बहुत ही माइनर सा चेंजेस आए हैं। यही फर्क है, बहुत ज़्यादा प्राइस कम किया उसके बावजूद डिमांड जो है थोड़ा सा ही फ्लक्चुएट हुआ है, B से C की तरफ, इतना ही चेंजेस आए डिमांड के अंदर। इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक
डिमांड इज या फिर ईडी इज लेस देन 1। और तीसरा है इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन कमोडिटी राइजेस रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। क्या कह रहा है? तीसरा सिचुएशन ये है, कोई मैटर नहीं करता कि प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है हमेशा क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि इक्वल रहेगा। यानी पहले भी 800 खर्च कर रहे थे, अभी भी 800 खर्च कर रहे हैं। ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, ध्यान दो। पहले प्राइस कितना था? P, तो डिमांड कितना कर रहे थे? B। अब प्राइस हो गया P1, तो डिमांड कितना कर रहे हैं? C। ध्यान देना, समझना, हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, कितना डिमांड हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान देना। ये मत कहना कि सर डिमांड बढ़ रहा है, यहाँ पे डिमांड की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे टोटल खर्चे की बात हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर की। तो ध्यान दोगे तो जितना परसेंटेज चेंज हुआ प्राइस में, उतना ही उन्होंने डिमांड में चेंजेस लाया है। तो जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होता है, उतना ही अगर डिमांड में चेंजेस लाते हैं तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ईडी इज इक्वल टू 1। यानी टोटल खर्चा हमारा 800, यहाँ पे भी हमारा 800 बन रहा था और यहाँ पे भी हमारा खर्चा 800 ही बन रहा है। ये ठीक उसी तरह हो गया जैसे कि 4 रुपया प्राइस था, तो हम लोग कितना डिमांड कर रहे थे? 8, तो 8 चौक 32। अब जब 2 रुपये प्राइस है तो हम लोग 16 डिमांड कर रहे हैं, तो अभी भी कितना हो जाएगा? 32। तो दोनों सिचुएशन में ही 32 आ रहा है। तो ये वही सिचुएशन है। ध्यान दो, जैसे कि मान लेते पहले 4 रुपये प्राइस था, तो ये 4 रुपये प्राइस है, कितना डिमांड कर रहे थे? 8, ये 8 ले लो। अब 2 रुपये प्राइस है, ये 2 रुपये प्राइस है, तो अब कितना डिमांड कर रहे हैं? 16, यहाँ पे पकड़ लो 16। तो हमें ये तो दिख रहा है कि हम डिमांड क्वांटिटी में डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग खर्चे की बात करते हैं तो क्या नजर आता है कि खर्चा तो हम लोग सेम ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे 50% डिमांड प्राइस कम हुआ, यहाँ पे देखो 50% डिमांड बढ़ गया, मतलब उतना बढ़ गया जितना है उतना। समझ में आ रहा है? तो टोटल खर्चा यहाँ पे देखा जा रहा है। ऊपर भी जो हमने 2 देखा थे, वापस से चलते हैं। ऊपर भी जो हमने 2 देखा, यही देखा, यहाँ पे देखो प्राइस थोड़ा बदल रहा है लेकिन डिमांड हम ज़्यादा करते हैं, यानी हम खर्चा ज़्यादा करते हैं। समझने की कोशिश करना, हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। खर्चा ज़्यादा करते तो क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और जैसे ही हम खर्चा, यहाँ पे देखो दूसरा क्या था? लेस देन यूनिटरी डिमांड। यहाँ पे देखो प्राइस बहुत कम हो रहा है लेकिन डिमांड देखो थोड़ा ही बढ़ा है, यानी कि जितना, कहने का मतलब क्या है, पहले हम लोग 800 खर्चा कर रहे थे और अब हम लोग 600 खर्चा कर रहे हैं, ऐसा हो गया। हम उतना ही खर्चा नहीं कर रहे हैं, जितना कम हो उस हिसाब से डिमांड यहाँ जाना चाहिए था प्राइस के हिसाब से, तभी ये 800 बनता है यहाँ पे। लेकिन हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं, इतना ही डिमांड ज़्यादा बढ़ गया, हम लोग थोड़ा ही बढ़ा है, तो 800 से 600 ही खर्चा हो रहा है। इसे कहते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और वैसे ही जब खर्चा बराबर होता है, चाहे डिमांड प्राइस कितना भी कम ज़्यादा हो जाए, प्राइस पहले 4 था तो भी 800 खर्चा हो रहा था, प्राइस 2 है तो भी 800 खर्चा हो रहा है, क्योंकि हमने क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी है। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ईडी इज इक्वल टू 1। कहाँ जा रहा हूँ? सो डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ थोड़े अलग अलग सिचुएशन से क्या है? वी नाउ डिस्कस 3 डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड with reference to 3 distinct types of demand curve. These are as under. तो हम लोग कुछ अलग अलग डिफरेंसेस चेक करने वाले हैं डिमांड को लेकर, इलास्टिसिटी को लेकर। देखो क्या है। पहला है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। इट शोज दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटिव। क्या कह रहा है कि अब हम ऐसा कुछ पढ़ने वाले जिसमें हम ये देखेंगे कि डिमांड जो है वो इन्फिनिट चेंज हो रहा है, इन्फिनिट है डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इन्फिनिट है। जैसे इट इज अ सिचुएशन व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉजेस एन इन्फिनिट चेंज इन डिमांड। देखो आप इसे एजम्पशन भी कह सकते हो। क्या कह रहा है कि थोड़ा सा भी प्राइस बदलने की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है
स्मॉल सॉरी व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, ओके, तो यहाँ पे क्या एग्जांपल है, स्मॉल राइज इन प्राइस वुड लीड टू जीरो डिमांड फॉर द कमोडिटी। जैसे यहाँ पे देखो प्राइस में बिल्कुल भी थोड़ा सा देखो, आप ध्यान से देखो तो थोड़ी मोटी लाइन है, ये लाइन थोड़ी मोटी बनाई गई है। अब इसको ये समझ सकते हो, इसको 4 मत पकड़ो, इसको पकड़ो 400 रुपये, और इसको पकड़ो 200 रुपये। 400 से 399 कर दिया, 1 रुपये का ही फर्क किया। तो 1 रुपये के ही फर्क में मान लेते हैं कि पहले जो डिमांड है यहाँ हो रहा था, तो बस 1 रुपया कम कर दिया तो भी डिमांड बहुत बढ़ जाएगा। इन्फिनिट, इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत। और ठीक है, उल्टा कर दो, 400 से 401 रुपया कर दिया, यानी 1 रुपया खाली बढ़ाया, सिर्फ 1 रुपया बढ़ाया, तो डिमांड जो है एकदम नीचे गिर जाएगा, इन्फिनिटी नीचे आ जाएगा, यानी एकदम जीरो के आसपास आ जाएगा। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसको इस तरह से दिखाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है ना, इन्फिनिटी। समझो इस बात को, राइट। तो थोड़ा सा भी देखो, ये कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, अगर मैं बोलता 400 का 350 हो गया तो मानता, लेकिन यहाँ पे 400 से सिर्फ 399 हुआ है तो बहुत डिमांड बढ़ गया, और 400 से 1 हुआ है तो बहुत डिमांड कम हो गया। जब थोड़े से प्राइस से भी, थोड़े से प्राइस के ऊपर या नीचे होने से डिमांड बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और इसे कहा जाता है वी नो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज जीरो। और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ऐसी। वर्टिकल कैसी होती है, ऐसी। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ये सीधा जाती रहेगी या कम होती रहेगी, ठीक है। अगला है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है ये? अ वर्टिकल लाइन डिमांड कर्व इज ऑल्सो एज परफेक्टली इनइलास्टिक। ध्यान देना, ऊपर वाला था परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि डिमांड का कम होना और ज्यादा होना। यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब होता है कोई फ्लक्चुएशन नहीं आना। समझाता हूं, हमने इलास्टिसिटी क्या पढ़ा था, मैंने इलास्टिसिटी का मतलब बताया था फ्लक्चुएशन। क्या बताया था? फ्लक्चुएशन, यानी कि डिमांड का कम होना और डिमांड का ज्यादा होना। इनइलास्टिक का मतलब होता है कोई प्रभाव नहीं, किस पे? डिमांड पे। डिमांड वैसे का वैसे रहेगा, कहने का मतलब है। इनइलास्टिक का मतलब डिमांड ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, बहुत कम या फिर नहीं हो रहा है, ना डिमांड बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, और हो भी रहा है तो बहुत थोड़ा, ठीक है। इट शोज दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। देखो क्या लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, डिमांड हो ही नहीं रहा है, जीरो का जीरो ही है, जैसा है उतना ही है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन चेंज इन प्राइस कॉज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यस, ये कैसा सिचुएशन है कि जब प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है तो भी डिमांड कम नहीं हो रहा है, और प्राइस कम हो रहा है तो भी डिमांड नहीं बढ़ रहा है। प्राइस वैसे का डिमांड वैसे का वैसे ही है, चाहे प्राइस कुछ भी हो। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान दो। देखो, जब प्राइस 4 था तो मान लेते हैं कि इतना डिमांड हो रहा था। अब प्राइस 2 है तो भी इतना डिमांड हो रहा है, क्योंकि देखो ये लाइन एक ही है, और जब प्राइस 6 है तभी भी डिमांड उतना ही हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिनका प्राइस चाहे कितना भी ऊपर चले जाए या कितना भी नीचे चले जाए, इंसान उतना ही खरीदता है जितना उसको जरूरत है, वो एक्स्ट्रा नहीं खरीदता, जितने चाहिए उतने ही खरीदता है। जैसे मान लो ब्रेड वगैरह हो गया, ठीक है ना, अगर हम ब्रेड के आदी हैं तो ब्रेड हम उतना ही खरीदेंगे क्योंकि ब्रेड जल्दी खराब हो जाता है। या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट ले सकते हो जो भी आपके मन में आए, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी डिमांड थोड़ा भी कम या थोड़ा भी ज्यादा नहीं होता, डिमांड हमेशा सेम रहता है। इसके लिए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, सीधा का सीधा, ठीक है। देखो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, और ये भी इन्फिनिटी है, यानी कितना भी बढ़ सकता है और कितना भी कम हो सकता है। प्राइस जो है, प्राइस यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है। अगला है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या है? वी हैव ऑलरेडी नोटेड that rectangular hyperbola is a curve under which all rectangular area are equal. It needs to be noted that each rectangular area under demand curve shows total expenditure on the commodity, total expenditure P into Q. Thus, when demand curve is rectangular hyperbola, total expenditure on commodity remains constant no matter price of commodity increase or decreases. Marshall treats this as a situation of unitary elastic of demand. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं।
रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर है वो, ये यही रेक्टेंगुलर कह रहा है, ये रेक्टेंगुलर बन गया ना एक आयत की तरह, ये भी रेक्टेंगुलर, राइट, ऐसा। तो जब प्राइस P था तो डिमांड B था, कर्व क्या बन गया T। तो जब प्राइस P1 हुआ तो डिमांड कितना हो गया E, कर्व क्या बन गया J। तो इसको अगर थोड़ा इरेज करूं तो क्या नजर आ रहा है कि जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस में, उतना ही परसेंटेज चेंज हो रहा है डिमांड में। देखोगे तो दोनों बॉक्स सेम है, यानी जितना इसमें चेंजेस आए प्राइस में, उतना ही डिमांड में भी चेंजेस आए। तो जब डिमांड के हिसाब से परसेंटेज चेंज होता है, या प्राइस चेंज होता है, या प्राइस के हिसाब से डिमांड चेंज होता है, तो उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, यानी ईडी इज इक्वल टू 1। ये वही है यूनिटरी इलास्टिक वाली सिचुएशन है, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, एक है, यानी जितना परसेंटेज प्राइस चेंज हो रहा है, उतना ही परसेंटेज क्या चेंज हो रहा है, डिमांड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, सेम चीजें अलग अलग तरीके से बताया गया है। देखो, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑफन कैटेगराइज एज इलास्टिक और इनइलास्टिक। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक, जब इलास्टिक होगा तो एक ग्रेटर देन 1 होता है, जब इलास्टिक होगा तो ग्रेटर देन 1 होता है, यानी डिमांड ठीक ठाक हो रहा है तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी, इम्प्लाइजिंग दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जो परसेंटेज चेंज हो रहा है डिमांड में वो ज्यादा है परसेंटेज चेंज होने के प्राइस के, यानी कि प्राइस जो है 25% ही चेंज हुआ, लेकिन डिमांड जो है वो 50% चेंज हो गया। कहने का मतलब कि प्राइस 100 से 125 हो गया, और डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, 100 से 50 हो गया। तो यहाँ पे 50% का फर्क आया, जबकि यहाँ पे 25% का फर्क आया। तो कह रहा है कि जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसे कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और दूसरा है डिमांड इज इन इलास्टिक, ये होता है लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 यूनिटी। क्या है, implying that percentage change in quantity demand is less than percentage change in price, यानी प्राइस में ज्यादा परसेंटेज चेंज हुआ है, यानी प्राइस 50% चेंज हुआ, लेकिन डिमांड कितना चेंज हुआ, सिर्फ 25%। परसेंटेज का खेल है सारा, डिमांड प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है और डिमांड कम चेंज हो रहा है, तो इसे कहेंगे ईडी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी डिमांड इज लेस देन यूनिटी। और जब डिमांड ज्यादा चेंज होता है परसेंटेज में और प्राइस कम चेंज होता है परसेंटेज में कंपेरिजन में, तो इसे कहते हैं ईडी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। ये बात याद रखोगे, ठीक है। ओके, इसको भी कर लें क्या, नहीं, इसको अगले लेक्चर में करते हैं, राइट। वीडियो को हम लोग छोटा ही रखना चाहते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।